चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर, जो आज राजस्थान में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। गुलेरी जी का मूल निवास स्थान जो था वो गुलेर में था। गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो गुलेर में था। देखिएगा, शिक्षा दीक्षा इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। और गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। क्या नाम था? तो पंडित शिवराम था, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। ध्यान दीजिए, जैसे देखते हैं आजकल जो शहर में गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, उनका जुबान से उनका मुख से किस समय क्या निकल जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। और उनकी बातों को सुन के हम लोगों की जो कान होती है ना, वो पूर्ण रूप से पक जाती है। ध्यान दीजिएगा। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। तो उनसे कहा गया है, उन लोगों से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि जो अमृतसर के जो लोग हैं ना, जो गाड़ी वाले हैं, उनको अपना बोली पर मरहम लगाना चाहिए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों को चितकर अपने को सताया हुआ बताया करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे जो गाड़ी वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों को अगर कोई रास्ता में पैसेंजर नहीं मिलता है तो ये लोग विभिन्न तरह की बातें सोचने लगते हैं। कुछ लोग तो ये तक के सोचने लगते हैं कि आज सवेरे सवेरे केकर मुंह देख के उठली है ना, कि आज हमरा एगो बोहनी न होले, एगो रुपया इनकम नहीं हुआ है ना। बहुत तरह के लोग तरह तरह के लोग बातें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाग के सीधे चले जाते हैं। जब अमृतसर में उनकी ही बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर और बच्चों खालसा जी, ध्यान दीजिए, जब उनके ही गांव घर के लोग जब सड़क पर बैठ जाते थे तो उन्हें ही कहना पड़ता था। उसी गांव के लोग जो ड्राइवर लोग होते थे, गाड़ी चालक होते थे, उनको कहना पड़ता था, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, यानी इस तरह की बातों से उच्चारण किया करते थे। सबसे पहला जो इनका वर्ड निकलता था ना, वो बोलते थे ये लोग, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी को, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फेटो खचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और घोड़े वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल की जी और जी साहब सुने बगैर किसी को हटना पड़े। यानी कोई भी व्यक्ति होते थे ना, तो उनको जब तक जी साहब थोड़ा सा हट जाइए, ए जी भाई जी थोड़ा सा हट जाइए, बिना जी शब्द लगाए हुए
कोई भी व्यक्ति वहां पर से हटने का नाम नहीं लेता था रोड पर से। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर है तो वे लोग कुछ बोलने चलने के लिए नहीं जानता है। वे लोगों की भी मुख चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती है। जैसे आजकल लोग कहते हैं घुमा फिरा करके कहना जिसको बोलते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। जैसे अगर कोई मान लिया कोई बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति है और बार बार उसको मना करे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वो आकर के अगर गाड़ी का लीक पर ही आकर के बैठ जाती है, तो उनकी वचनावली के ये नमूने होते हैं। हट जा, यानी उनको हटाने के लिए जो ड्राइवर लोग होते हैं वो ये कहते हैं थोड़ा सा लिखिया पर से हट जा, जीने योग्य, तुम जीने योग्य हो, हट जा कर्मा वाले, तुम कर्म करने योग्य हो, हट जा पूता प्यारे, तुम अपने पोता के प्यारी हो, बच जा लंबी वालिए, तुम अभी लंबे उम्र जीने योग्य है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। और कहता है कि आखिर तुम हमारा गाड़ी के चक्का के नीचे क्यों आना चाहती है, जो बार बार लीक पर ही आकर के बैठ जाती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। और इसी बीच ध्यान दीजिएगा, एक लड़की थी जो रोड को क्रॉस कर रही थी। तो रोड को क्रॉस कर रही थी तो उसको जो है टमटम होता है, इक्का गाड़ी वाले, इक्का का मतलब हुआ टमटम के चक्का तर उसको पैर चपने वाला था। तो लड़का जो है जा कर के उसको बचा लेता है। और इसके बाद दोनों व्यक्ति जो है वो एक दुकानदार के पास जा कर के कुछ सामानें खरीदने लगता है। तो उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों के दोनों जो है ना वो सिख हैं। दोनों के दोनों कौन है, तो सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आया था। ध्यान दीजिएगा। तो दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बगैर दुकान पर से हटता नहीं था। ध्यान दीजिए, जिस परदेसी से दुकानदार गुथ रहा था वो परदेसी जो है दुकान का बहुत ज़्यादा सामान खरीद करके अपने एक जगह से दूसरी जगह अपना बिजनेस करने के लिए वो ले जाता था। और बोलता है तेरे घर का, देखिए लड़का लड़की दोनों जब खड़ा हो जाता है तो उससे पूछता है, वो आदमी उससे पूछता है, लड़का बोलता है लड़की से तेरे घर कहाँ है। तो लड़की बोलती है मंगरे में। और उसके बाद लड़की तुरंत पूछती है और तेरे, तो ये लड़का बोलता है मांझे में। कहाँ, मांझे में। ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो फिर लड़की पूछती है यहाँ कहाँ रहती है। लड़का बोलता है यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़की का जवाब आता है अंतरा सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। यानी अंतरा सिंह जो था किसी व्यक्ति का नाम है जो लड़की के मामा जी हैं। और ध्यान दीजिए उन्हीं के यहाँ लड़की जो है वो रहती है। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। तो लड़का भी बोलता है कि हम भी तो अपने मामे के यहाँ आकर के रह रहे हैं। उनका घर थोड़ा गुरु बाजार में पड़ता है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। इतने में जब दोनों गप कर रहा था तो दुकानदार जो है जिस परदेसी से गुथ रहा था उस परदेसी को पूरा सामान दे दिया और उसके बाद इन दोनों को सब सामान सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। जब कुछ दूर तक बातचीत आपस में करते चला गया तब जो लड़का होता है वो लड़की से पूछता है आजकल के लड़का कैसे भी इस समय लत लक्षण होता है। लत लक्षण बाद साला मरले पर जाए, इस बांदर लोग के ही सब लक्षण होता है। लड़का जो है सबसे पहले लड़की से वहां पर पूछती है तेरी कुड़माई हो गई है। ध्यान दीजिए, तो कुड़माई का मतलब मंगनी होता है जिसको हम लोग आजकल अपनी भाषा में शादी विवाह कहते हैं।
ध्यान दीजिए। तो लड़का जो है वो लड़की को बोलती है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर बोलती है धत। तो इस पर लड़की आजकल लड़कियों का आजकल का आदतें रहे है, जरी सुन कुछ पूछ दिलू ना तो अखिया में ऐसे करके देख तो हार के अखिया दम देखा है अकर धत कह करके और दौड़ करके लड़की जो है अपने घर की ओर चली गई। और लड़का जो है वो बांदर की तरह मुंह देखता रह गया। ध्यान दीजिएगा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। दूसरा तीसरा दिन होता क्या था कि कभी सब्जी वाला के यहाँ मिल जाता था, कभी दूध लेने गया तो वहाँ दोनों मिल जाता था। यानी मिलन जुलन जो है लगभग चालू हो गया था। महीना भर यही हाल रहा। सोच लीजिए, एक महीना तक दोनों कभी वो सब्जी वाला ही मिल गया, कभी दूध वाला ही मिल गया, है ना। दोनों को लगभग जो है एक महीना तक मिलन जुलन चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, 2-3 बार लड़का जो है वो फिर लड़की से पूछा क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की की तरफ से एक ही जवाब आता था, वो जवाब था धत। तो जब बार बार लड़की धत धत कर देती थी तो लड़का जो है वो लड़की को चिढ़ाने लगा था, और बार बार चिढ़ाने के लिए लड़की से पूछ देता था क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की जो है लड़का के संभावना के विरुद्ध जवाब देता है और कहता है कि हाँ हो गया है, तुम क्या कहते हो बोलो। तो फिर लड़की जो है वो बोलती है लड़का से कि तुम्हें दिखाई नहीं देता ये हमारा रेशम वाला सालू है ना। सालू का मतलब पहले शादी विवाह में लड़कियों को साल मिलता था और लड़का को तौली मिलता था कंधा पर रखने के लिए। तो वही सालू को ही साल कहा गया है। और इस तरह की बातें बोल करके और लड़की जो है वो फिर भाग गई। ध्यान दीजिएगा, लड़की फिर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली और लड़का जो था ना वो अपने घर की ओर राह ले लिया। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। ध्यान दीजिए, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। जैसे लड़की जो थी वो इतना उत्सुक हो गई थी ना, इतना तेजी गति से दौड़ते चली जा रही थी कि उसको कौन आ रहा है, आदमी कौन जा रहा है, ये सब भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान दीजिए, जैसे आजकल के आदमी को कहा जाता है कि अगर कोई आदमी अगर किसी से चैट करना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे, तो यही हाल उसका भी हो जाता है। कब खाएगा, कब सोएगा, कब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका उसको कोई तनिक सा भी फिक्र नहीं रहता, इसका उसको थोड़ा सा भी टेंशन फिक्र नहीं रहता है। वो बस यही सोचता है कि चलो जो भी है हमारे लिए वो तुम ही हो, है ना। और वही अगर धोखा दे के निकल जाए ना तो हाथ काटा है तो मौसा ही जा है तो नाना ही जा है तो मिर्गी आवा है तो फरका आवा है आजकल। ध्यान दीजिएगा। अब आता है अब दूसरा पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ में इतना ही था जो खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ में कहा गया है लड़की जो है ना वो अपने घर जा कर के अपने घर परिवार को, भाई बहन माता पिता को बताती है और कहती है कि देखो फलना लड़का है जो हमको पीछा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लड़की का जो गार्जियन है ना वो बोलते हैं राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना अधिक जाड़ा। जो लुधियाना था ना वो लुधियाना शहर से यहाँ 10 गुना अधिक जाड़ा पड़ रहा था। ध्यान दीजिए, अधिक जाड़ा। और मेह और बर्फ ऊपर से, और मेह और बर्फ जो पड़ता था ना वो अलग ही था। पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती थी।
और 100 गज धरती उछाल मारती है। ध्यान दीजिए, इस गायबी गोले से बचे तो कोई लड़े। यानी गांव के जो लोग थे ये सभी लोग ये डर से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि इतना अधिक ठंड पड़ रहा है, अगर इस ठंड से कोई आदमी बचेगा तब तो कोई एक दूसरा से लड़े झगड़ेगा, अगर इस ठंड में ही वो आदमी पार हो जाएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा कौन करेगा, है कि नहीं। और इसी प्रकार नगर कोट के जलजले विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो लहना सिंह और 3 दिन, ध्यान दीजिएगा, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर होगी 7 दिनों की छुट्टी। लहना सिंह जो था वो 7 दिनों की छुट्टी लेकर के अपना घर जाना चाह रहा था, और इसीलिए लहना सिंह जो बोल रहा था कि जब कभी भी हमारा रिलीफ आ जाएगा, छुट्टी का स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके बाद हमारी 7 दिनों की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। ध्यान दीजिए, लहना सिंह जो है वो कहता है कि अपने हाथ से बना करके खाया करेंगे और साथ ही साथ अपने इच्छा अनुसार सोया करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ना कुछ हाँ, अपने इच्छा अनुसार सोया करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मारला तो तू समझ गया। हाँ, उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। ध्यान दीजिए, जो फिरंगी मेम थे ना, वही फिरंगी मेम के बाग में जो है वो मखमल की सी हरी घास है। ध्यान दीजिए, जो फिरंगी मेम है ना, वही फिरंगी मेम का जो बाग बगीचा है ना, वही फिरंगी मेम के बाग बगीचा में जो है बिल्कुल हरा भरा एकदम घास है, और वहाँ पर फल और दूध की वर्षा कर देती है। और वहाँ पर जो बगीचा है तो उसमें फल का कोई कमी नहीं होता है, और उन लोगों के यहाँ घर के पास गांव देहात में ऐसे भी जानते हैं कि दूध की भी कमी नहीं होती है। लहना सिंह है जो वो बोलते हैं कि हम लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। लहना सिंह जो है वो कहते हैं कि दूध और दही, दूध और फल जो ला करके तुम हमको देती हो, इसके बदले तुम हमसे रुपया पैसा लेती जाना। तो जो फिरंगी मेम है ना, वो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहते हैं जैसे कोई आदमी अगर किसी को सेवा प्रदान कर देता है तो लोग उसको जो है अपने तरफ से इच्छा स्वरूप कुछ न कुछ दे देते हैं। तो उसी के लिए जो फिरंगी मेम है वो कहती है कि हम आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं, तुम तो इतने बड़े राजा हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क की सुरक्षा करने के लिए हमारे यहाँ आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसीलिए इस कहावत से पता चलता है कि कोई भी घोड़ा हो उसे कहीं न कहीं दौड़ाते रहना चाहिए, उछलाते रहना चाहिए। और अगर सिपाही है तो सिपाही को एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई झगड़ा में भेजते रहना चाहिए, है न जी। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। और लहना सिंह जो है वो वहाँ पर थोड़ा हवा का पुल बना देता है और बालू के घर बना देता है ना। कह देता है कि अगर हम सारा जर्मन को अकेले नहीं मार करके लौटे तो फिर हमारा भी नाम लहना सिंह नहीं। जैसे गांव घर में कुछ आदमी वैसा होबा है न जी, कि वो मार के डीलिंग बिलिंग इतना मनी हाक देतो ना, अब करे के जब बारी आई तो 0 पर आउट हो जीतो ना। मार के तो 5 गो मैच खेल, हाँ, 5 गो को मार के दिया, मार के तो 5 गो मैच छाड़ और कहते कि 5 गो आदमी ये के मार के 5 गो आदमी का मार के दिया। जैसे मेजो पर 1-2 गो ऐसा है को डीलिंग वाला। हाँ तो पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। ध्यान दीजिए,
लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति है जो उसको मुंह पर ही जवाब देता है। जैसे गांव में भी ये सब होता है कि कोई अगर ज़्यादा डीलिंग बिलिंग लेते रहता है ना, तो उसको 2-4 लोग मिल करके तुरंत जवाब दे देते हैं कि अभी तो, जैसे अगर मान लिया किसी को किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक दूसरा जो व्यक्ति होता है पहला व्यक्ति को तुरंत नहीं कह देता है कि ओहो लड़ाई लड़मी अब की अलो तो हाल तक कहाँ चल गलो तका तो कहाँ हुआ चल गलो है ना। लोग विभिन्न तरह की गांव देहात में विभिन्न तरह की भाषाएं बोलने शुरू कर देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। वो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकता है, कहता है कि ओहो अभी लड़ने वाला नहीं है तो मार के डीलिंग हाँक रहा, लग रहा है कि 30-30 मन के दम गोले फेंक रहा है। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो कहता है कि उस दिन अगर जनरल जो है वो पीछे हट करके आने का कमान नहीं ऑर्डर करता, पीछे हट के आने के लिए नहीं बोलता, तो निश्चित था कि हम सभी के सभी लोग वहीं पर मारे जाते हैं ना। तो नहीं, उसके बाद बोलता है नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कहता है कि अगर लौट करके आने के लिए नहीं बोला गया होता तो निश्चित था कि हम सभी के सभी लोग बर्लिन पहुंच जाते, है ना। बर्लिन का अर्थ हुआ, यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि हम सभी के सभी लोग भगवान के पास पहुंच जाते। तो क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। वहीं पर एक सूबेदार व्यक्ति थे, सूबेदार थे जो जिनका नाम था हजारा सिंह। देखिए यहाँ से पूछेगा सूबेदार कौन था, तो सूबेदार का नाम याद रखिएगा हजारा सिंह। कौन था? तो हजारा सिंह था। लड़ाई के, ध्यान दीजिए, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। वहाँ पर जो लोग हैं ये लोग कहते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये किसी नायक चाह करके भी नहीं चला सकता, न तो कोई जमादार चला सकते हैं। बड़े अफसर बहुत दूर की सोचते हैं, यानी जो बड़े बड़े अफसरशाही लोग होते हैं ना, वो बहुत दूर की सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। क्या पर करे तो क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। ध्यान दीजिए, लहना सिंह जो है वो लहना सिंह बोला कि हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, अब एक कोई ना कोई काम करने का मन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य निकलता ही नहीं, और ध्यान दीजिए उसको ठंड लग रहा था, मेरे रूप से दौड़ा हुआ नहीं था, तो इसीलिए बोलता है कि सूर्य निकलता नहीं। और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झड़ रहे हैं, एक धावा की जाए तो गर्मी आ जाए। सूबेदार जो लहना सिंह जो है ना, लहना सिंह जो है वो बोल रहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सभी लोगों को ज़रा 2-4 चक्कर दौड़ा दिया जाए, जिससे कि शरीर में कुछ गर्मी उर्मी बन जाए, और जो ठंडा है ना, ठंडा लग रहा है, वो ठंडा जो है हम लोगों के शरीर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। अब देखिए सभी लोगों को वहां पर उठा दिया गया, और उठाने के बाद सभी लोगों को अपना अपना काम दे दिया गया। देखिएगा, बाजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। और इस तरह की इतना सारा फरमाइश करने के बाद जो लहना सिंह थे ना, वो लहना सिंह जो है वो पूरे खंदक का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। बाजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, पलटन का विदूषक कौन था? तो बाजीरा सिंह था। कौन था? तो बाजीरा सिंह था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। इस तरह की बातों पर सभी के सभी लोग थे वो हंस पड़े
और वहाँ पर जो खंदक था ना, वो पूरे खंदक जो है वहाँ पर जो खंदक था वो पूरे खंदक में जो है उदासी का जो बादल छाए हुए था वो बिल्कुल फट चुका था। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा ध्यान दीजिए, ऐसा खाद पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर लोग बोलते हैं हाँ तो देश क्या है, ध्यान दीजिएगा, देश क्या है। तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं देश हमारा एक स्वर्ग के समान है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा। जो लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे अगर लड़ाई समाप्त हो गया और इसको हम लोग जीत गए तो यहाँ 10 घूमा जमीन हम अपने लिए मांग लेंगे। घूमा मतलब 10 घूमा का मतलब हो गया कि 10 कट्ठा जमीन हम यहाँ अपने लिए मांग लेंगे। और फलों के बूटे लगवाऊंगा। और वहाँ पर क्या चीज लगवाएंगे, तो फल का जो पेड़ होता है ना, वो फल का पेड़ लगवाएंगे। उसके बाद जो वहाँ पर लोग हैं वो बोलते हैं कि तो लाड़ी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे। लाड़ी होड़ा का यहाँ पर अर्थ हुआ कि क्या तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में, या फिर कहता है लोग जो है वो मजाकिया लहजे में कह देते हैं कि अपनी पत्नी को भी यहीं उतना ज़मीन ले लोगे 10 घुमा, तो अपनी पत्नी को भी यहीं रखोगे या वो जहाँ है वहीं रहेंगे, और यहाँ फिरंगी मेम जो है वहीं रहेंगे। तो लहना सिंह जो है वो बोलते हैं चल चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। लहना सिंह जो है वो बोलते हैं क्या यहाँ वाले लोगों को थोड़ा लाज शर्म उरम नहीं आता है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। देखिए लहना सिंह और फिरंगी में चक्कर तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इतने दिन चक्कर वक्कर चलने के बावजूद भी लहना सिंह जो है वो फिरंगी मेम को ये नहीं समझा पाए हैं कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं ना, वो वे लोग तंबाकू नहीं पीते हैं। वो बस सिगरेट देने में हट करती है। देखिए जो फिरंगी मेम है ना, वो लहना सिंह को जबरन सिगरेट धरा करके दे देती है, नहीं आप पीजिए। होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। तो देखिए लहना सिंह जो है वो जब कहते हैं कि नहीं हम सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, हम तंबाकू नहीं पीते हैं, तो जो फिरंगी मेम है ना वो ये सोचने लगती है कि लगता है कि राजा जो है वो हमसे नाराज हो गया, हमसे रुस गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। इसके बाद इतना वहाँ पर ये लोग सोच लेते हैं ना कि अब लगता है कि हम लोगों के लिए ये लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। अब देखिए लहना सिंह जो है ना वो बोलते हैं फिरंगी मेम को, अच्छा तो तुम्हारा वो जो बच्चा था बोधा सिंह वो कैसा है। तो वो बोलती है फिरंगी मेम अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद फिरंगी मेम ही बोलती है अच्छा जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो। फिरंगी मेम जो है वो कहती है कि तुम अपना कंबल रात भर उसको उड़ा देते हो, और आप सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो, और आप जो है वो एक बोरसी ताप के पूरा रात गुजार देते हैं। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, और उसको अगर पहरा देने का बोधा सिंह का बारी रहता है ना, तो वो पहरा भी कौन देने के लिए चले जाते हैं, लहना सिंह चले जाते हैं। यानी बोधा सिंह का सारा ड्यूटी का काम काज कौन कर रहा है, लहना सिंह कर रहा है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। ध्यान दीजिए, और जो सूखा उखा लकड़ी उकड़ी मिलता है ना, उस पर जो है लहना सिंह बोधा सिंह को सुला देता है, और अपने खुद जो है वो कीचड़ में कन्हू भी जा करके सो जाता है। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जो फिरंगी मेम है वो बोलती है
कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मार पड़ जाना। तो बोलते हैं जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो वहाँ पर जो लोग हैं ये लोग कहते हैं कि आखिर ठंड से कोई भी व्यक्ति मरता उरता नहीं है। मेरा डर मत करो, लाना सिंह बोलते हैं कि हमारे बारे में डरो रो नहीं, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। और लाना सिंह जो है वो कह देते हैं कि हमको अगर मृत्यु भी होगा ना तो बुलेल के खंड के किनारे होगा, और भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। और उसका जो भाई था किरत सिंह, उसके बारे में बोलता है कि उसका गोद पर हमारा मूड़ी होगा, और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। और हमने जो अपने हाथ से आंगन में आम का पेड़ लगाया है ना, उसी की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की लगाई है। तो वजीरा सिंह जो है वो थोड़ा आग चढ़ा करके बोलते हैं कि आखिर तुम लोग दिन रात मरने मारने का चर्चा क्यों करते रहते हो। मरे जर्मनी और तुर्क, कहता है वजीरा सिंह कि हमारा दुश्मन मरे, हम लोग क्यों मरेंगे। हाँ भाइयों, इसके बाद बोलते हैं हाँ भाइयों तो कुछ गाओ, एक आगो गाना उना जरा सुना दो। कौन बोलते हैं, वजीरा सिंह बोलते हैं किसको, लहना सिंह को। तो लहना सिंह जो है वो देखिए एक गाना भी गा देते हैं। दिल्ली शहर ते पिसौर नू जा दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नादेड़ा सौदा अड़िए, लाना चटाका कद्दुए नू, कद्दू बनाए मजेदार गोरिए, खून लागा चटाका कद्दू नू। अब देखिए ये गाना का अर्थ होता है, आए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। ध्यान दीजिए, जैसे आजकल अगर एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जाना आना होता है तो रास्ते उस्ते में कोई अगर मिलता उलता है तो लोग उसको जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कह करके आगे बढ़ते चला जाता है। जैसे मेहू समझ खोरबन वैसने मोबाइलवा में तू ही बोल देला। अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। और कहता है जो नाड़े उड़े यानी कुछ सामग्री उमग्री बिकते रहेगा ना, नाड़े उड़े, तो उसका भी जो है रेट उट पूछ लेना, उसका भी सामान का पैसा वैसा पूछ लेना। नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए हमें कद्दू चखना है। इसके बाद गाने में ही बताया गया कि ओए हमें कद्दू चखना है, ए गोरे बर्न वाली। और आजकल के लड़का लोग होबे करता है लतखोर, कोई लड़की जैसे गोर नाथ देख लिया तो तुरंत कहता है गोरे बर्न वाली, गो सुंदर लड़की। कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, और लोग हैं जो उसके यहाँ जा करके बैठते हैं, चार गो तारीफ कर देते हैं। अब हमें कद्दू चखना है। और उसके बाद बोलता है कि आप जो खाना बनाए हैं ना, वो खाना हमको खाने का बहुत मन कर रहा है। थोड़ा जरा दूध हरिया लाइए ना, कौन जानता था। अब देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन जाना है कि इतना लुच्चा लफंगा वाला गाना गा देती है ना। तो कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएगा। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए। इस तरह की गाना वहाँ पर गाया गया। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वे सभी के सभी लोगों में एक जोश भर गया, एक उमंग भर गया, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। मान के चलिए कि 4 दिन से ये लोग सो रहे हैं और दिन रात मौज मस्ती कर रहे हैं। उस तरह के चेहरा पर सभी लोगों का खुशी छा गया, सभी लोग खुश हो गए। नहीं, सभी लोग अपने आप में खुशी पूर्वक रहने लगे। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, खुशी रहने लगे। हाँ, खत्म हो गया। रुका जी, रे छोड़ा रे, चल ही रहा तोरा वीडियो चल ही रहा 34 33 दोबारा का चालू हो गया जी। बोलो भाई रोज महाराज की जय हो।